सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 10th के अंतर्गत जो इंग्लिश विषय है, इस विषय का चैप्टर नंबर 4 है टॉल ट्री यानी कि लंबे पेड़। इस लेसन की हम समरी पढ़ेंगे और साथ में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को मैंने विस्तार से जानवी एजुकेशन हब पे पढ़ाया है, तो आप उस चैप्टर को विस्तार से पढ़िए, उसके बाद आपको समरी देखिए। तो पढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर का पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर समरी देखेंगे और साथ में हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। थिंक ऑफ सम टॉल ट्री you have seen. You find them in village, in garden, on the roadside, in towns, in forest and on mountain slope, and maybe you even have one such tree in your courtyard. तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है, ये कुछ ऐसे ऊंचे पेड़, तो कुछ ऐसे ऊंचे पेड़ों के बारे में सोचिए, ठीक है, जिन्हें आपने देखा है। यू सीन यानी जिनको आपने देखा है। यू फाइंड देम इन विलेज यानी उन्हें आपने अपने गाँव में, बगीचों में, सड़क के किनारों, शहरों में, जंगलों में और पहाड़ी ढलानों पर पाते हैं। और शायद आपके आंगन में भी ऐसे ही पेड़ होगा। तो ऐसा ही एक पेड़ आपके आंगन में भी होगा, कोर्टयार्ड यानी आपके आंगन में। हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्री केयरफुली? क्या आपने पेड़ों को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखा है? हैव यू नोटिस हाउ ट्री साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल? तो आपने देखा है कि पेड़ किस तरह से शांति से चुपचाप सभी की देखभाल और सुरक्षा करते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट ऑल ट्री। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये पढ़ेंगे, इससे जो पोएम है, ये जो कविता है, उसमें हम देखेंगे किस तरह से जो पोएट है यानी कवि है, वो पेड़ों के बारे में क्या सोचता है और किस तरह से उस पेड़ों को वो देखता है। He imagining them to be watching, salting and peeping like human being. वह कल्पना करता है। He imagining them यानी वह उनके बारे में कल्पना करता है कि वे इंसानों की तरह देख रहे हैं, ठीक है, आश्रय ले रहे हैं, शेल्टरिंग यानी कि आश्रय दे रहे हैं और झांक रहे हैं। जिस तरह से इंसान जो हरकत करता है, उसी तरह की हरकत यहाँ पर पेड़ भी कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं आगे। तो हमने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम इस लेसन की समरी पढ़ते हैं। लेसन समरी है, नेचर कैन बी फेल्ट एंड ट्रीज कैन बी सीन एवरीवेयर। यानी कि प्रकृति को महसूस किया जा सकता है। नेचर कैन बी फेल्ट यानी प्रकृति को महसूस किया जा सकता है, और ट्री कैन बी सीन एवरीवेयर यानी कि पेड़ों को हर जगह देखा जा सकता है। वन कैन सी टॉल ट्रीज इन फॉरेस्ट, विलेजेस एंड माउंटेन स्लोप। जंगलों में, गाँवों और पहाड़ी ढालों में ऊंचे पेड़ देखे जा सकते हैं। द पोएट से, कवि कहता है, डेट की The tall trees have their feet on their grounds and their heads in the sky. जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, तो कभी ये कल्पना करता है, ये कहता है कि ऊंचे पेड़ों के पेड़ जमीन पर और सिर आसमान में होता है। They see the cloud passing by. वह बादलों को आते जाते या गुजरते हुए देखता है। passing by यानी गुजरते हुए बादलों को देखते हैं। इन द इवनिंग, और शाम के समय, द स्काई बिकम डार्क, जब आसमान में अंधेरा होने लगता है, अंधेरा छाने लगता है ना। द बर्ड्स कम टू दियर होम इन द ट्री। तो जो पक्षी है पेड़ों पर अपने घरों में आ जाते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द ट्रीज स्टे अवेक टू लुक आफ्टर द स्लीपिंग बर्ड। जब रात के समय जब पेड़ सोती हुई दुनिया को ये देखभाल के लिए जागते रहते हैं, यानी जब रात का समय होता है तो ट्री स्टे अवेक टू लुकिंग आफ्टर द स्लीपिंग वर्ल्ड। जब पूरी दुनिया सो जाती है तो उनकी देखभाल कौन करता है? ये पेड़ करता है। तो ऐसी कवि जो है कल्पना करता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, हमने पढ़ा ही था। अगर आपने चैप्टर को विस्तार से पढ़ा तो क्योंकि यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, जिस तरह से मानव जिस तरह की हरकतें करते हैं, वैसे ही क्रियाकलाप पेड़ पौधों को करते हुए दिखाया गया है, इस पेड़ को करते हुए दिखाया गया है। द पोएट कंपेयर नोबल गुड एंड इम्पोर्टेंट पीपल टू टॉल ट्री। तो जो कवि है वो नेक, अच्छे और महत्वपूर्ण लोगों की तुलना ऊंचे पेड़ों से करता है।
देयर गुड बिहेवियर मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमन पीपल। तो उनका जो अच्छा बिहेव है, उनका अच्छा व्यवहार है, वो उनको अन्य व्यक्तियों से अलग बनाता है। जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल है, आम लोगों से उनका जो व्यवहार है वो उनको अलग बनाता है। दी आर हम्बल, वे विनम्र होते हैं। दी शो केयर एंड कंसर्न फॉर वीक पीपल एंड प्रोटेक्ट देम। तो वो क्या करते हैं कि वे कमज़ोर लोगों की परवाह और चिंता करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो भी कमज़ोर वीक पीपल होते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं, उनकी वो सुरक्षा करते हैं और उनकी चिंता भी करते हैं। तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर था उसकी समरी थी। अब हम पढ़ेंगे इससे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ट्री डज द पोएट डिस्क्राइब्ड एज इट इज हेड एंड ट्री और वाई। यानी कवि ने पेड़ के किन हिस्सों को उसके सिर और पेड़ के रूप में वर्णित किया है और क्यों किया है। ठीक है, डिस्क्राइब यानी करना होता है वर्णित करना, किसको, पेड़ों के जो कौन से पार्ट है जिसको कवि ने हेड और फीट के रूप में बताया है और क्यों बताया है। तो इसका आंसर है, द पोएट विजुअलाइज द टॉप ऑफ द ट्री एज इट इज हेड एंड कंपेयर इट इज रूट्स टू ह्यूमन फीट। देखो, तो कवि ने पेड़ के शीर्ष को उसके सिर के रूप में देखा है और उसकी जड़ों की तुलना मानव पैरों में की है। तो जड़ की तुलना जो है उसके रूट से वो मानव के पैर के रूप में देखा है और उसके जो सर है वो जो ट्रीज के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप हिस्सा होता है पेड़ का, उसको उसके सिर के रूप में देखा है। क्यों देखा है, हमें क्यों का वाई यानी क्यों का भी हमें आंसर देना है। तो देखिए, द पोएट हैज़ personified tall tree as tall human beings. The trees are so tall that their heads seem to be close to the ground, but their feet are firm and steady in the earth. तो कवि ने ऊंचे पेड़ों को ऊंचे इंसानों के रूप में चित्रित किया है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनके सिर बादलों के करीब लगते हैं, लेकिन उनके पेड़ जो है धरती में ही स्थिर और सदृढ़ रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है। ठीक है, लाइक है हुमेंग की जैसे बताया गया है ऊंचे पेड़ों को। अगला है, व्हाट डज द फ्रेज फिट इन द अर्थ मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री। तो हमें यहाँ बताना है कि पेड़ों के संदर्भ में धरती में पेड़ वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो पेड़ों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, है ना, पेड़ों के संदर्भ में। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्री जो है पेड़ों के संदर्भ में, जो धरती के अंदर पेड़ है, इस वाक्यांश का क्या अर्थ निकलता है। तो आंसर है, इन द context of tall tree, the phrase fit in the earth means that the root of tree are going under the ground to give them a strong hold। तो देखिए, तो इसका आंसर ये है कि ऊंचे जो पेड़ है, ऊंचे पेड़ों के संदर्भ में धरती में पेड़ वाक्यांश का अर्थ है कि पेड़ों की जड़ें उन्हें मजबूत पकड़ देने के लिए जमीन के नीचे जा रही है ना। कहाँ जा रही है, ग्राउंड टू गिव देम ए स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी अच्छे से पकड़ने के लिए वो कहाँ जा रही है, अंडर द ग्राउंड। ठीक है, गोइंग अंडर द ग्राउंड यानी जमीन के भीतर उसकी जड़ें जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक द फ्रेज फिट इन द अर्थ माइट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पर्सन वो इज टॉल, यानी कि एम्पावर्ड लाइक द टॉल ट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि धरती में पेड़ वाक्यांश का अर्थ ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में क्या हो सकता है जो ऊंचे पेड़ों की तरह लंबा होता है, यानी सशक्त, है ना। लंबा होना ऊंचे पेड़ों की तरह, यानी कि वो एम्पावर्ड है, यानी कि सशक्त है, मजबूत है, ताकतवर है। तो ऐसे व्यक्ति के संदर्भ में इसका क्या मतलब हो सकता है। तो आंसर है, द फ्रेज फिट इन द अर्थ कन्वेज ए डिफरेंट मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए पर्सन। धरती में पेड़ वाक्यांश एक व्यक्ति के संदर्भ में एक अलग अर्थ देता है। वो क्या अर्थ देता है कि अ टॉल पर्सन, यानी जो लंबा आदमी है, अ पर्सन विद पावर, पोजिशन, इन्फ्लुएंस एनी वेल्थ, वो डज नॉट लॉस हिज हर हेड ओवर हिज सक्सेस टू हिज पोजिशन ऑफ पावर कुड बी रेफर्ड टू अज हैव हिज हर फिट इन द अर्थ। यानी कि एक लंबा व्यक्ति जिसने कि सशक्त पद, यानी कि एक अच्छा शक्तिशाली पद उसने प्राप्त किया, पोजीशन प्राप्त की है और धनवान है, प्रभाव वाला है, इन्फ्लुएंसिंग है, यानी कि एक प्रभावपूर्ण व्यक्ति, धन वाला व्यक्ति है जो अपनी सफलता, वो डज नॉट लॉज हिज हर हेड ओवर हिज सक्सेस टू हिज पोजीशन ऑफ पावर कुड बी रेफर टू अज हैविंग हिज हर, यानी कि फिट इन द अर्थ। तो देखिए, तो वो कभी भी अपनी जो सफलता को है,
सक्सेस को है, ये सत्ता को इसलिए लेकर अपना सिर नहीं खोता है, यानी कि अपने सर को, अपनी पोजीशन को खोता नहीं है, उसे पृथ्वी में अपने पैर रखने वाला कहा जा सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति भले ही उसने कितना ही अच्छा पद प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो कहाँ रहता है, आपको धरती में रखने वाला, पैर रखने वाला कहा जाता है। वो कहते हैं ना, कितना भी ऊंचा उड़ जाओ लेकिन पैर हमेशा ज़मीन पर ही होने चाहिए। ही हैड मे बी हाइट बट हीज फीट आर ऑन द ग्राउंड। वो कितना भी उसका सर ऊंचा हो जाए, कितना भी वो बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन उसका पैर हमेशा वो ज़मीन पर ही होता है। ही हैज़ नेवर फॉरगेट दैट ही सी इज़ एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक टू एनियन एज। यानी वो कभी नहीं भूलता है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं भूलता है कि वो भी एक साधारण व्यक्ति ही है, जैसे कि अन्य साधारण व्यक्ति होता है, उसी प्रकार का वो साधारण व्यक्ति ही है। हालांकि उसने मेहनत वगैरह करके ऊंचा पद प्राप्त कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो अपना पैर ज़मीन पर ही रखता है, यानी कि वो इस तरह का उसको घमंड नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन व्हाट वे डू द ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमन बींग इन द पोएम। यानी कि कविता में पेड़ किस तरह से इंसानों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, वो हमें बताना है। तो उसका आंसर है कि द पोएट थिंग, यानी कि जो कवि ये कह रहा है, ठीक है, द पोएट थिंग ऑफ द टॉल ट्री, ये सोच रहा है एज ए ह्यूमन बींग की, व्यक्ति का जो व्यवहार है, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार की जैसे ही जो पेड़ों का व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। ही फाइंड देम बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग, वह उन्हें इंसानों की तरह व्यवहार करते हुए पाता है। द टॉल ट्री वाज द क्लाउड एंड द थिंग अराउंड देम। तो जो टॉल ट्री, लंबे लंबे पेड़, ऊंचे पेड़ बादलों और उनके आसपास की चीज़ों को इंसान की तरह देखता है ना, एज ए ह्यूमन डू, जिस तरह से इंसान देखता है, जिस तरह से इंसान करता है, उसी तरह से वो बादलों को आता जाता देखता है। दी ऑफर शेल्टर टू बर्ड एंड कीप ए वॉच ओवर द स्लीपिंग बर्ड लाइक नाइट वॉचमैन। तो वे पक्षियों को आश्रय देता है, क्या देता है, शेल्टर यानी आश्रय देता है, और रात के पहरेदार की तरह सोती हुई दुनिया पर नज़र रखते हैं, ठीक है। वॉचमैन, जिस तरह से वॉचमैन रात को सोते हुए दुनिया पर नज़र रखते हैं, सोते हुए लोगों पर नज़र रखते हैं, वैसे ये भी रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डज द पोएट रेफर टू इन सेकेंड स्टेंजा, पिक आउट द वर्ड दैट इंडिकेट द टाइम। तो दूसरा जो स्टेंजा है, दूसरा जो पंक्तियाँ है ना, कविता की दूसरा जो छंद है, या दूसरी काव्यांश है, तो दूसरे काव्यांश में कवि दिन के किस समय का उल्लेख करता है ना, कौन से समय वो बताता है, पार्ट ऑफ टाइम, अपना जो डे का कौन सा पार्ट ऑफ टाइम बताता है, कौन सा टाइम इंडिकेट करता है, ठीक है। ऐसे शब्दों को चुनना है जो समय को इंगित करता है। तो आंसर है, इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट रेफर टू इवनिंग टाइम। तो कौन सा टाइम को बताता है, वो इवनिंग टाइम को बता रहा है, शाम के समय को बताता है। द वर्ड डेट इंडिकेट द टाइम ऑफ इज डस। तो इस शब्द को चुनने के लिए, ऐसे शाम के समय को बताने के लिए उन्होंने डस शब्द, यानी कि शाम का समय के लिए उन्होंने डस जो शब्द है उसका उन्होंने इंगित किया है। तो डस का मतलब क्या होता है कि शाम का समय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द टू इमेज दैट द पोएट हैज़ क्रिएटेड थ्रॉट पर्सोनिफिकेशन इन दिस स्टेंजा। तो जो ये सेकंड वाला जो स्टेंजा है, सेकंड वाला जो काव्यांश है, उसमें कवि ने मानवीकरण के माध्यम से जो पंक्तियाँ बनाई है उसका वर्णन हमें बताना है। तो सेकंड स्टेंजा में जो भी मानवीकरण बताया गया वो पंक्ति हमें बतानी है। तो इसका आंसर है, द टू इमेज दैट द पोएट हैज क्रिएटेड थ्रू पर्सोनिफिकेशन इन दिस स्टेंजा आर डस एज ए पर्सन सेंडिंग अवे द बर्ड टू शेल्टर, ट्री प्रोवाइड नेस्ट्स फॉर बर्ड्स टू रेस्ट। तो देखो, इस सेकंड वाला जो स्टेंजा है उसके अंदर जो क्या इमेज करता है कवि, ठीक है, तो मानवीकरण वाली जो वाक्य है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि शाम के समय में जब कोई व्यक्ति पक्षी को ना आश्रय के लिए भेज रहा है, तो ना शाम के समय में जिस तरह से व्यक्ति है वो आश्रय के लिए पक्षी को भेज रहा है, और जो पेड़ हैं, पेड़ पक्षियों को आराम करने के लिए घोंसला प्रदान करते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, पक्षियों को आराम करने के लिए घोंसला प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम विथ ईच अदर। तो हमें क्या करना है, कविता से ऐसे शब्दों को चुने जो एक दूसरे के साथ तुकबंदी करते हैं, राइमिंग करते हैं, तुकबंदी करते हैं। तो आंसर है जैसे कि स्काई बाई, रेस्टनेस, पिपिंग, स्लीपिंग। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड है जो हमने देखा था जब हमने कविता को पूरा पढ़ा था, तो वहाँ से आप कविता को देख सकते हैं, तो वो राइमिंग वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही बी है, राइट 5 मोर पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड ऑफ योर चूज। तो हमें ऐसे और 5 शब्द बताने हैं जो कि राइमिंग वर्ड जैसे होते हैं, जिसका सेम सी वही लास्ट में निकलती है। तो अपने मनपसंद से हमें तुकबंदी वाले शब्द बताने हैं। तो आंसर है, सेम एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड आर
बीम ग्लीम, स्काई ड्राई, फील डील, रिंगिंग सिंगिंग, बेल टेल। तो इस तरह से ये आंसर इसका बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, हु एल्स बिसाइड द टॉल ट्री इज टॉकिंग लवली केयर ऑफ द वर्ड हाउ। तो ऊंचे पेड़ों के अलावा और कौन दुनिया की प्यार से देखभाल कर रहा है और कैसे कर रहा है। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है उसके अलावा, है ना, कौन है जो दुनिया की देखभाल कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो आंसर है, बिसाइड द टॉल ट्री द मून इज टेकिंग लवली केयर ऑफ द वर्ld, अ सी इज स्प्रेडिंग हेयर लाइट ओवर द स्लीपिंग वर्ड एट नाइट। तो देखो, ऊंचे पेड़ों के अलावा चांद दुनिया की प्यार से देखभाल कर रहा है। कौन कर रहा है? मून जो है वो दुनिया की देखभाल कर रहा है। जैसे कि वो क्या कर रहा होता है मून, वे रात में सोती हुई दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है, जो है ना, स्प्रेड हर लाइट, यानी अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। कहाँ पर? ओवर दुनिया, यानी पूरी दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेर रहा है। सोती हुई दुनिया पर अपनी रोशनी वो बिखेर रहा है। कौन बिखेर रहा है? तो हमने थर्ड स्टेंजा में मून के बारे में पढ़ा था, रात के समय के बारे में पढ़ा था, अगर आपने चैप्टर को विस्तार से पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ 20 to 25 word about the 3 activities of the tall tree are described in the poem। तो हमें जो है कविता में वर्णित ऊंचे पेड़ों की 3 गतिविधियों के बारे में 20 से 25 शब्दों में लिखना है। तो अनुच्छेद लिखना है, क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर है, द टॉल ट्री आर वॉचिंग द क्लाउड इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो पहले स्टेंजा में जो टॉल ट्री है, लंबे पेड़ है, वो बादलों को देख रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा दी प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड एट नाइट। तो जो सेकंड वाला स्टेंजा है, ठीक है, सेकंड वाली जो काव्यांश की पंक्तियां हैं, उसके अंदर पक्षियों को रात का आश्रय प्रदान कर रहे हैं। तो पेड़ क्या कर रहे हैं? पक्षियों को रात का आश्रय प्रदान कर रहे हैं। इन द थर्ड स्टेंजा द ट्री आर वाचिंग पीपिंग ओवर द स्लीपिंग बर्ड। और जो थर्ड स्टेंजा है उसके अंदर जो पेड़ है वो सोती हुई दुनिया की देखभाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्टिविटी डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड वाई। तो आप किस गतिविधि की सबसे अधिक सराहना करते हैं? अप्रिशिएट यानी सराहना करते हैं, और क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसी कौन सी गतिविधि है इस चैप्टर के अंदर, इस कविता के अंदर, जिसकी आप बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं और क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, आई लाइक द एक्टिविटी वेयर द ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर एंड comfort to the bird the most, as is so a very beautiful bound between different elements in nature। तो जो बहुत सी अच्छी जो गतिविधि थी, वो मुझे वह गतिविधि सबसे पसंद आई है जहाँ पेड़ पक्षियों को आश्रय और आराम प्रदान करता है। पक्षियों क्या कहते हैं? आश्रय देता है और आराम प्रदान करता है। कंफर्ट उसको महसूस करवाता है, किसको? पक्षियों को, क्योंकि यह प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बीच एक बहुत ही सुंदर बंधन दिखाता है। जो प्रकृति के जो विभिन्न तत्व है, डिफरेंट एलिमेंट है, उसके बीच में एक बाउंडिंग, एक अच्छा सा संबंध, वो ब्यूटीफुल सुंदर सा संबंध वो दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब इन ए फ्यू वर्ड इन द पिक्चर ऑफ नेचर एज प्रेजेंट इन द पोएम। तो हमें है कविता में प्रस्तुत प्रकृति की तस्वीर का कुछ शब्दों में हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर है कि नेचर इज प्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रेट वोल, द ट्री लवली वॉच द क्लाउड, द डस्क सेंड बर्ड्स टू देयर होम इन द ट्री, द ट्री मेक द बर्ड्स कंफर्टेबल इन देयर नेस्ट। तो प्रकृति ने एक एकीकृत पूरे रूप में प्रस्तुत किया, यानी प्रकृति को देखा जाए तो एक तरफ वोल इंटीग्रेटेड, यानी पूरे प्रकृति को एकीकृत किया गया है, ठीक है। और साथ में बताया गया है कि वृक्ष प्यार से बादलों को देखते हैं, शाम पक्षियों को पेड़ों के उनके घरों में भेज देती है, ठीक है। तो शाम को पक्षी क्या करते हैं? जो डस्क या शाम है, इवनिंग है, वो पक्षियों को उनके घरों में भेजती है, और जो पेड़ है वो उन पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। उनके घोंसलों में पक्षी जो है क्या करते हैं? आश्रय लेते हैं, आराम करते हैं। एट नाइट द मून स्प्रेड हर सॉफ्ट मूनलाइट ओवर द वर्ल्ड एंड द ट्री साइलेंटली कीप ए वॉच। इट इज़ ए पिक्चर ऑफ हारमोनियस को एक्सिस्टेंस एंड वर्किंग टुगेदर फॉर अदर वेलफेयर। तो यहाँ पर बताया गया है कि रात में चंद्रमा अपनी कोमल चांदनी दुनिया पर फैला रहा है और वृक्ष चुपचाप देख रहे हैं। ये सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व है, यानी कि सामंजस्य रखना, को एक्सिस्टेंस यानी कि सामंजस्य रखना, ठीक है। तो एक दूसरे से कल्याण के लिए मिलकर काम करते हैं। वर्किंग टुगेदर द अदर वेलफेयर, तो एक दूसरे के कल्याण, वेलफेयर के लिए वो मिलकर काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं।
तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो विस्तार से पढ़ने के लिए आप जानवी एजुकेशन हब पर जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।